Hey everyone, this is Priyanand and you are watching Photon Physics for All. और आज का जो लेक्चर है एक्चुअली बेस्ड है प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एनर्जी रिगार्डिंग। ओके, और सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रॉक द क्लास। ओके, सो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। कुछ चीजें मैं बता दूं, ऐसे साइड में लिख दे रहा हूं। मैं समय अनुसार आवश्यकता अनुसार इसे मिटाऊंगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू इंटू वी, है ना। आवश्यकता अनुसार मैं इसको मिटा सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी, मिटा सकता हूँ मैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक ना, इसको यूज करेंगे हम, है ना। सो आइडियल क्वेश्चंस देखते हैं। उसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियोरेटिकली। पुराने जमाने में आपसे पूछा जाता था असर्शन रीजन में, एआई होता था। अब का मेंस है असर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना। मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है, फॉर एन आइसोलेटेड कैपेसिटर फाइंड आउट द फॉलोइंग क्वांटिटीज after changing the distance between capacitor by 2d, या फ्रॉम लिख ले, फ्रॉम d to 2d। d से बदल के क्या कर दिया जाए, 2d किया जाए तो क्या क्या चेंजिंग होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटी में। ये थियोरेटिकल और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारे इसमें रीजन भी पूछा जाएगा आपसे, और आप तो जब आप दे नहीं पाओगे, दे सकते हो, पोटेंशियल यू कैन डू, बट स्टिल नाउ आई एम नॉट कॉन्टेक्ट विथ यू, सो मैं ही दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन सा फॉलोइंग क्वांटिटी है। एक कैपेसिटर था आइसोलेटेड, मतलब इसको बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कोई माने मतलब नहीं। बीच का डिस्टेंस d था, फेसिंग एरिया a था। अब इसको क्या किया गया, एनी हाउ इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, d से कर दिया गया 2d। सो इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग कॉलम वाइज एक एक करके देखेंगे। मैंने पहला फिजिकल क्वांटिटी लिया जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, d कैपेसिटर 1 पहले वाले कंडीशन का है, और ये दूसरे कंडीशन में। जब डिस्टेंस पहले वाले कंडीशन में कैपेसिटर के साथ डिस्टेंस d है, दूसरे वाले कंडीशन में ये डिस्टेंस कितना हो गया है, 2d। एक क्वेश्चन में गिवन है d क्या हो गया, 2d। तो पूछ रहा है बताओ दूसरा क्वांटिटी c क्या हो जाएगा। पहले से अगर कैपेसिटेंस c है तो उसका दूसरी दफा इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान है सर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d। आप तो मीडियम चेंज कर नहीं रहे हो, आप तो एरिया फेसिंग एरिया चेंज कर नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहे हो, डी। मैंने बोला कि हाँ सी डैश क्या हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के जगह क्या यूज करोगे, टी 2d। 2 को अलग कर लो तो ध्यान से देखो पहले वाला है कि नहीं, तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी बाई 2। मतलब कैपेसिटेंस हाफ हो गया कि 2 गुना हाफ हो गया। अगर डिस्टेंस ट्वाइस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी बाई 2। ओके, तुमने कहा कि सर चार्ज Q के बारे में क्या ख्याल है। अगर इसमें चार्ज पहली दफा चार्ज Q है तो अब क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग के अनुसार Q इक्वल टू CV। सर C बदल रहा है, C आधा हो जा रहा है, V के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन C तो हाफ हो जा रहा है, तो चार्ज भी बदलेगा। सो हम लोग बता दें कि हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। सो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या चेंज होगा, नहीं। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। सो चार्ज अगर इनिशियल Q है तो फाइनल चार्ज भी Q ही होगा। Q इक्वल टू CV लगा के C बदल के V बदल के ऐसा कुछ करना
नहीं, क्योंकि सी बदलेगा तो वी भी इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। और क्यू इजिकल टू अगर सी भी लिखते हो तो हम लोग फर्दर देखेंगे कि वी बदल जा रहा है तो सी इंटू वी करेंगे तो क्यू का क्यू ही आएगा, दूसरा कुछ क्वांटिटी नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। तो क्यू है तो क्यू रहेगा। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है सर। तीसरा बताइए इलेक्ट्रिक, चौथा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बोला कि कॉर्नर पे लिखा था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो तुमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी होता है। क्या होता है? V बाई डी। मैंने कहा हाँ V बाई डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल E है तो E डैश क्या हो जाएगा? तो E डैश के बारे में तुमने कहा सर V बाई डी, तो D हमारा क्या हो गया है 2D, तो V क्या हो जाएगा, जो सॉरी E है, सो E क्या हो जाएगा हमारा, V तो कांस्टेंट है क्योंकि किसी बैटरी से कनेक्ट है नहीं, वो आइसोलेटेड। सो क्या हो जाएगा E डैश, मतलब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा VD बाई 1/2 की कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E बाई 2। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E बाई 2, क्योंकि E का क्या फॉर्मूला होता है V बाई डी। तो V हमारा कांस्टेंट होगा भाई साहब, क्योंकि आइसोलेटेड है, किसी बैटरी से कनेक्ट किया नहीं गया, सो V हमारा कांस्टेंट होगा। सो D बदलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, E पहले था, अब क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई 2। अरे ऐसा है क्या? नहीं बोला, ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें कि पैरेलल प्लेट के लिए, तुमसे पूछूं कि ये पैरेलल प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो तुम बताओगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके बगल में एक और चार्ज लेयर है या कोई भी है, तो कोई भी शीट है तो कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा कांस्टेंट है वेरिएबल? बोल, सिग्मा कांस्टेंट है वेरिएबल? नहीं बोल रहा है, बोलना पड़ेगा भाई साहब, मेरे को ही सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बीच का डिस्टेंस d रहने दो, 2d कर लो, 3d कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वही रहेगा कि बदल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम आइसोलेटेड है कि कुछ और। तुमने कहा कि सर ठीक है, आप ठीक है, मैं समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ही चीज और एक्सप्लेन करो। जो आप V बाई डी कर रहे हो वो हमारा क्या है? मैंने कहा कि V आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तुमने कहा कैसे सर? मैंने कहा कि V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल बदलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं C क्या होता है Q बाई, अरे C इक्वल टू Q बाई V। अब C तुम्हारा बदल रहा है, ये कांस्टेंट है, तो बताओ V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई C लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हो ना। तो चार्ज तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस पे। और कैपेसिटेंस बेचारा बदल गया तो क्या पोटेंशियल नहीं बदलेगा? बदलेगा। तुमने कहा कि सर ये तो आइसोलेटेड, मैंने कहा आइसोलेटेड है तो भी पोटेंशियल बदलेगा, क्योंकि पोटेंशियल अगर हम लोग याद करें पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला, तो वर्क डन बाई चार्ज हुआ करता था। अगर D से कोई हटा रहा है, 2D कर रहा है, तो वर्क डन कर रहा है कि नहीं भाई साहब? वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल ऑब्वियस बात है चेंज होगा। तो हमने जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E V बाई डी और E डैश इक्वल टू V बाई 2D, तो हमने कॉमन गलती क्या करा है कि V की जगह क्या लिखा है? V की जगह V लिख दिया है, जबकि V की जगह क्या होगा? बोल, यहाँ से देख के बताओ, V की जगह क्या होगा? चार्ज कांस्टेंट है, V की जगह क्या हो जाएगा? 2V। अरे C बाई 2 होगा ना, C बदल रहा है ना, C क्या हो जा रहा है हमारा? C बाई 2, तो 2 जाएगा ऊपर, तो V क्या हो जाएगा? 2V। तो अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E इक्वल टू V बाई डी, तो E डैश इज इक्वल टू V बाई डी लिखेंगे, लेकिन V बाई 2D लिखेंगे, लेकिन V क्या हो जाएगा? 2D होगा, और तब 2D फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा? E रहा कि कुछ और? E ही रहा। और तुम कॉमन रीजन क्या दे सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों है? दूसरा, लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? नहीं। तो डिस्टेंस पर डिपेंड जब करता ही नहीं है, तो आप डिस्टेंस बढ़ा लो घटा लो, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा क्या भाई साहब? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं बदलेगा। तो 4 क्वांटिटी देखें। पोटेंशियल के बारे में अब तो सिंपल आइडिया आ गया सर। 5th क्वांटिटी कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EP आप लिख रहे हो, यहाँ वोल्टेज V है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? V क्या होता है? Q बाई C डैश, तो Q बाई C डैश। Q क्यों लिखा है? Q दोनों तो कंजर्व है, और Q इक्वल टू Q बाई C डैश की जगह C बाई 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 2Q बाई C, और ये क्या हो गया? 2V। सो V किसमें बदल गया?
2v में। अब हमारे पास और है कि पोटेंशियल एनर्जी, एक क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप उतार रखे होंगे क्वेश्चन को। मैं ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि मुझे जरूरत है ऊपर वाले हिस्से की, तो मैं ऊपर वाला हिस्सा में मिटाऊंगा और आपको तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो पॉज करके तो आप लिख लेते हो। सो हम लोग कॉमन जो गलती करते हैं ना, वो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अगर तुमसे एक और क्वेश्चन मैं अपना खुद से पूछ रहा हूँ, टोटल एनर्जी ई टोटल, और मैं एक और चीज पूछूंगा छठा में यू, दोनों। इसमें अगर ई टोटल ई है, ई टोटल हम लोग के ही मान लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। अगर स्टोर्ड एनर्जी मान लेते हैं हम लोग यू है, तो फाइनल जब डिस्टेंस डी से क्या हो जाए, 2d हो जाए, तब बताओ टोटल एनर्जी में तो जानते हो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक उसी तरह एनर्जी भी क्या होता है, कंजर्व, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो एनर्जी या किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्व रहेगा कि नहीं, तो तुम कहोगे कि सर क्या लॉजिक दे रहे हो, एनर्जी कंजर्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो कंजर्व होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सो काइनेटिक एनर्जी तो आया नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। अगर एनर्जी आप कंजर्व कर रहे हो, एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी बराबर कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपको बराबर देना पड़ेगा। मैंने कहा कि एनर्जी मैं बराबर दूंगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं दूंगा। भाई साहब तुमने कहा कि क्या बात करते हो सर, एनर्जी बराबर, हमने कहा हाँ एनर्जी, क्योंकि जो सिस्टम अब हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर नहीं रहेगा, जो कैपेसिटर के प्लेट को खींच के डी से 2d कर रहा है, डी से क्या कर दे रहा है, 2d कर रहा है, वो अपना एनर्जी देगा कि नहीं, सिस्टम को देगा। तो उसका जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं आपके कैपेसिटर में, तो उसका एनर्जी स्टोर होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम का हमेशा कह रहा है कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल जो किया, प्लेट खींच के किया एक्सटर्नल, उसका वर्क डन नेगेटिव है और तुम्हें जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो फिर से जो टोटल एनर्जी होगा हमारा क्या होगा, कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व। अगर ये के इधर रख रहे हैं तो इधर भी के वही आएगा सेम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या है, इधर अगर पोटेंशियल एनर्जी यू है तो इधर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। तुमने कहा कि सर क्या होगा, मैंने कहा बहुत आसान है, यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c कर लो। तुमने कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगा, आप सी बी स्क्वायर करो। मैंने कहा वो भी कर लो, कौन बुराई है, हाफ दोनों से सेम आएगा, सी के जगह c बाई 2, डी के जगह 2b का स्क्वायर करो तो 4, 2b का स्क्वायर करो 4b स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो ट्वाइस ऑफ हाफ cb स्क्वायर, मतलब 2 गुना हो गया कि नहीं पोटेंशियल। तुमने कहा कि इससे 2 गुना, ऐसा इससे प्रूफ करके देखा। मैंने कहा क्यू स्क्वायर 2 c के जगह c बाई 2, c कहा बाई वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई 2c आया कि नहीं, फिर से 2 गुना आया कि नहीं आया। तो तुमने कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है u है, वो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश से हमारा हो जाएगा 2u। कौन से फॉर्मूला से, q कांस्टेंट है, 2c के जगह c डैश की जगह क्या लिखेंगे, c बाई 2, सो हमारा क्या हो जाएगा u, तो ये 2u। सो आपने बेसिक देखा कि एक आइसोलेटेड, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक कैपेसिटर कैसे आइसोलेटेड, मतलब इसको बाहरी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, नजारे बदल जाएंगे और हम लोग देखते हैं वो नजारा क्या होगा। सो बेसिक क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक करते हो, मैंने सारा बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिस्टेक करोगे, पोटेंशियल लिखते समय क्या मिस्टेक करोगे, पोटेंशियल लिखते समय और फिर तुम स्टोर्ड एनर्जी लिखते समय। और तुमने कहा कि सर चार्ज को आपने यूं कंजर्व बता दिया है, चार्ज को एक और q बाई v से बताओ ना, q इक्वल टू सी बी से। मैंने कहा उससे भी बता देता हूँ, देखो इधर इसको तो मिटा दू, मैंने रफ करा है ना, q इक्वल टू सी बी से तुमने पूछा, मैंने कहा कि देख c तो तुम्हारा क्या है c बाई 2 और v क्या हो जा रहा है 2b, फिर से देख तो 2 से 2 कैंसिल, सो q इक्वल टू इनिशियल भी cb और फाइनल भी cb, दोनों सेम है क्या, अलग अलग भाई साहब, दोनों सेम है। तो चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो हमने देखा एक क्वेश्चन आपके पूरे आइडिया को बदल दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। आई थिंक आपने अंडरस्टूड करा। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखें, नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं अभी ही देख, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट सिखाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो भी है। अब दूसरा है सिमिलर क्वेश्चन, सब कुछ वही है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंजेस। क्या है चेंजेस है कि अब बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, इसका वोल्टेज ई रखा गया है। अब इसको d, बीच का डिस्टेंस हमारा d है, d से क्या कर दिया जाए 2d कर दिया जाए, तो बताओ क्या होगा, है ना, मैं फोटो ऑर्डर नहीं बना रहा, d से क्या कर दिया जाए 2d, तो क्या क्या होगा। हमने कहा ठीक है, अब आंसर डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखने से मैं चूक रहा हूं, आप लिख लोगे।
find out the following quantities. What changes can be occur in following quantities? These are blah 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 and that we will solve it. Okay, आपको सिर्फ सीखना है. तुमने कहा कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी सर ये डी को पहले दफा C1 दूसरी दफा C2. अब डी को इक्वेशन नहीं है, डी को आपको हर कंडीशन में क्या करना है 2D. कहा हाँ. तो तुमने कहा कि सर कैपेसिटेंस के बारे में मैंने आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कैपेसिटेंस C अगर इनिशियल होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह क्या हो जाएगा 2D C/2. तुमने कहा सर बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने कहा नहीं भाई साहब, क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटेंस है ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही चार्ज पे. ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे. तो वोल्टेज तुम बढ़ाओ घटाओ छोड़ दो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसका कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा. ओके, सो दूसरा फर्स्ट क्वांटिटी है, दूसरा नहीं है, ये तो गिवन होता है. चलो तीसरा अगर हम लोग देखें, तुमने कहा कि सर तीसरा दफा आपने लिया था, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर ले. किसकी बात कर ले? इलेक्ट्रिक फील्ड. तुमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था. मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा. हमने कहा कि भाई सर क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बदलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलना चाहिए. मैंने कहा कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? एक्सटर्नल सोर्स से. मेन रीजन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है? तुमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने ही बताया ना E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है तो आप क्यों चेंज कर रहे हो? मैंने कहा कि वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. अभी देख अभी पोटेंशियल E अप्लाई है. सो पोटेंशियल अब पोटेंशियल पहली दफा चेंज हो रहा था, अब चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है. जब भी चेंज करना चाहेगा पोटेंशियल, बैटरी हम जोड़ दिए तो हमेशा 1.5 मान लो 2 वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं हम लोग कैपेसिटर के क्रॉस, तो हमेशा 2 वोल्ट शो ही करेगा ना. हमेशा चाहे कुछ भी हो हमेशा 2 वोल्ट ही शो करेगा. वही बात है कि इसका वोल्टेज अब कांस्टेंट हो जा रहा है. इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं V बाई डी. नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश लिखेंगे तो लिखेंगे E डैश जब लिखेंगे तो V बाई डी डैश लिखेंगे. और V हमारा कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि बैटरी है. बैटरी उसको ना कम होने देगा ना ज्यादा होने देगा पोटेंशियल. अगर E मेंटेन करा है तो E ही मेंटेन करेगा. सो हमारा पोटेंशियल V ले रहे हैं. अगर आप E लेना चाहें तो E ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और D की जगह क्या लिखेंगे 2D. जिस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाता है E/2. अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. लॉजिकली हम लोग नहीं कह पाए क्योंकि इसका मेन रीजन था कि एक्सटर्नल सोर्स से जुड़ के रखा है, इस पर चार्ज वेरी कर रहा है. क्योंकि भाई हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज इंड्यूस होगा और चार्ज वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E/2. यहाँ कौन से फॉर्मूला से? E इक्वल टू V बाई डी. ये आपको पता होना चाहिए. चलो ठीक है. हमने चौथी दफा वोल्टेज के बारे में कहा कि यहाँ पे वोल्टेज अगर E है तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज V डैश मान लो तो V डैश क्या होगा? E ही होगा. यहाँ पे वोल्टेज E है तो यहाँ E क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से जुड़ा हुआ है. हमने कहा ठीक है सर अब तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तुमने कहा कि सर हाफ CV². मैंने कहा हाँ हाफ CV². अब की बार देखो क्या होगा. अब की बार हाफ C की जगह हो जाएगा C/2 और V. बोल भाई साहब V हमारा बदल रहा है क्या? अरे बदल रहा है नहीं. V क्या हो जा रहा है? V² ही रह रहा है, V बदल नहीं रहा है, जिसके कारण से हमारा क्या हो जाएगा हाफ CV²/2. मतलब अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ. तुमने कहा Q²/2C के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा कि यहाँ पे आप चार्ज कंजर्व नहीं है क्योंकि चार्ज कंजर्व किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. और ये सिस्टम आइसोलेटेड रहा नहीं क्योंकि इससे क्या कनेक्ट हो गया? बैटरी. सो बैटरी कनेक्ट होने के कारण ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है. और जब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो हम कुछ ये नहीं कर सकते कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q/V लगा सकते हैं, लेकिन चार्ज पता नहीं क्या कंजर्व हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है. सो हम लोग चार्ज के बारे में कोई ना कमेंट करते हुए पोटेंशियल हाफ CV² के बारे में कमेंट करेंगे. हमारा वोल्टेज तो सेम रह रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजर्व हो गया. सो ये पांचवा फिजिकल क्वांटिटी था. छठा के बारे में अगर कुछ आप करना चाहें कि एनर्जी, तो एनर्जी हमेशा क्या होता है? सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होता है. एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए क्या होगा? कंजर्व. अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे एनर्जी कंजर्व. तुमने कहा कि सर चार्ज भी तो होता है. मैंने कहा कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. किसके लिए? आइसोलेटेड. ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है. चार्ज क्या हो जाएगा? इनिशियल चार्ज क्या रहेगा? फाइनल चार्ज क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी ना देखते हुए इनिशियल फाइनल चार्ज की बात करेंगे.
सो इनिशियल चार्ज Q मान लेते हैं और एक क्या हो जाएगा Q इक्वल टू CV। अब नया वाला चार्ज देखेंगे Q डैश, तो क्या लिखेंगे C डैश V डैश, लेकिन V डैश तो V है और C डैश कितना है C बाई 2 इंटू V डैश, तो कुल मिला के क्या हो गया C V डैश V है CV बाई 2। सो तुमने कहा कि सर तो पुराना वाला चार्ज Q है तो नया वाला चार्ज क्या हो जाएगा Q बाई 2, चार्ज क्या हो जाएगा Q बाई 2, सो Q बाई 2 हो जाएगा। अब हमें चार्ज के बारे में आइडिया आ गया कि इनिशियल चार्ज क्या है, फाइनल चार्ज क्या है, तो अब हम लोग एनर्जी वाला चार्ज बेसिस पे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C से के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। Q स्क्वायर क्या है Q स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर बाई और C बाई 2, सो फिर से वही आएगा एनर्जी U बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया भाई साहब, वही आएगा। चलो चार्ज हमने कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी हमने करा, एनर्जी टोटल करा हमने, वोल्टेज करा, इलेक्ट्रिक फील्ड करा, कैपेसिटेंस करा, डी तो दिया ही। एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फोर्स के बारे में देख लेते हैं, शायद पहली क्वेश्चन में भी हमने फोर्स के बारे में आइडिया नहीं दिया था। चलो ठीक है, फोर्स के बारे में भी देख लूं। ऊपर में मिटा दो क्या, नीचे तो हमारे पास स्पेस नहीं है, सो ऊपर मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप लिख लिए होंगे। सो ऊपर में मिटा और कहूँ कि फोर्स के बारे में क्या ख्याल है, फोर्स बदलेगा नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो क्यों बदलेगा, नहीं बदलेगा तो क्यों बदलेगा। हर एक चीज बदल रहा है, उसका मैंने प्रॉपर रीजन भी दिया है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी पढ़ाया भाई पिछले वीडियो में। तो तुमने कहा कि सर इनिशियल चार्ज क्यों माना था, चलो ठीक है, F इक्वल टू Q डैश स्क्वायर बाई Q12 में मत समझ लेना, Q डैश स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा ठीक, Q डैश क्या है तुम्हारा Q बाई 2 का स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तुमने कहा कि सर Q स्क्वायर बाई 4 इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट। तुमने कहा कि ये सर पुराना वाला फोर्स है, मैंने कहा हाँ, तो जो नया वाला फोर्स होगा F डैश, तो पुराने वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4, समझ में आया। या फिर आप F इक्वल टू QE भी लगा सकते हैं, बेसिक F इक्वल टू QE। सो E क्या हो जा रहा है हमारा, E देखो तुम यहाँ पे कहीं दिया गया ना, E क्या हो गया E/2, और चार्ज क्या हो जा रहा है Q/2। सो E/2 इंटू Q/2 करोगे तो QE/4 ही आएगा ना, तो फिर से क्या हो गया 4 और 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। सो हमने देखा इस दो क्वेश्चन के थ्रू कि जब आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर कैसा रहे आइसोलेटेड, सो क्या क्या चेंज होगा। अगर कैपेसिटर आइसोलेटेड ना रहे, बैटरी से कनेक्टेड रहे, तो क्या क्या बैटरी से कनेक्ट होने से यही फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि पोटेंशियल हमेशा मेंटेन रखता है बैटरी, जिस कारण V में बदलाव नहीं होता है और इसके कारण सब बदल जाता है, चार्ज भी बदलता है, चार्ज बदल जाता है, कैपेसिटेंस तो बदलता ही बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी भी बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने इस दो क्वेश्चन के थ्रू देखा। तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो थ्योरी भी है, शेयरिंग ऑफ चार्ज का थ्योरी है, लेकिन हम लोग उसको क्वेश्चन के बेसिस पे मानते हुए सब कुछ डिराइव करेंगे कि कितना इनिशियल, कितना कॉमन पोटेंशियल, कितना हीट लॉस हो रहा है, वो सारा चीज। सो फटाफट वीडियो पॉज करके ये सब लिखना है लिख डालो, पढ़ाई उसका मेन लक्ष्य होता है। ओके चलो, तीसरा क्वेश्चन है, मैंने कहा ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी भी है, आप इसको कह सकते हो शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज। मैंने कहा इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आप टॉपिक भी बना सकते हो, थ्योरी भी बना सकते हो, शेयरिंग ऑफ चार्ज होना एक क्वेश्चन के टर्म में समझा रहा हूं। मैंने कहा कि एक कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है। दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, इसका C2 है कैपेसिटेंस और इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है ना। अब हम लोग जोड़े, एक बच्चे का दिमाग में ख्याल आ गया सर ऐसे ऐसे जोड़िए ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, 10th में तो कुछ पढ़ रखा है ना सीरीज पैरेलल भाई साहब, हाँ तुमने पढ़ा होगा। तो मैंने कहा कि अगर सीरीज में जोड़ोगे भाई साहब, सर्किट कहाँ से कंप्लीट करोगे, सर्किट कहाँ से कंप्लीट करोगे ना, सर्किट कंप्लीट करने के लिए सीरीज वेरीज नहीं, कुछ ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या पैरेलल सीरीज यहाँ देखने का नहीं सर, अभी नहीं देखने का, नहीं देखने। हाँ मैंने कहा कि ऐसा जोड़ दिया। हाँ सो जैसे ही जोड़ेंगे तो जिधर चार्ज ज्यादा होगा या जिधर पोटेंशियल हाई होगा और जिधर पोटेंशियल लो होगा, तो हाई से लो की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि जैसे पानी और चार्ज दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे फ्लो नहीं करेगा, जैसे लोअर पोटेंशियल होगा तो वाटर भी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, चार्ज भी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक उसी तरह चार्ज का भी फ्लो होगा और चार्ज शेयर हो जाएगा, पहला वाला चार्ज कुछ और होगा, दूसरा वाला चार्ज कुछ और होगा। और शेयरिंग, ड्यूरिंग शेयरिंग द चार्ज, और वन इज गोइंग टू डिस्चार्ज और वन इज गोइंग टू चार्ज, हीट लॉस कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो हम लोग का मेन उद्देश्य, मेन थ्योरी है इसमें कि कॉमन पोटेंशियल निकालना और हीट लॉस निकालना। सो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। चलो सर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें इनिशियल C1 के बारे में, इनिशियल कंडीशन, फिर से इनिशियल
कंडीशन अगर हम बात करें C1 के बारे में, तो C1 के बारे में आप कह सकते हो कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज V1 है, तो चार्ज Q1 मान लेते हैं इनिशियल, और क्या होगा Q इक्वल टू CB, C1 V1 इनिशियल। और C2 के बारे में क्या ख्याल है कि अगर कहो कि सर कैपेसिटेंस C2 वोल्टेज V2 इनिशियली जब कनेक्ट नहीं किया गया है, चलो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने दिया स्विच, और आपका मन है तो ऑन कर दो, आपका मन है तो ऑफ कर दो, ओके, तो Q2 मान लेते हैं, इसमें क्या चार्ज होगा Q2 इनिशियली, तो C2 V2, अरे नहीं बोलना, Q इक्वल टू CB, C2 V2। फाइनल जब स्विच ऑन कर दिया जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, तभी ना चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो चार्ज का फ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, जैसे ही पोटेंशियल लेवल में आएगा सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो फाइनली व्हेन पोटेंशियल बिकम इक्वल, अगर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि दूसरा चारा नहीं है हमारे पास, हम लोग कह सकते हैं जो टोटल चार्ज है इनिशियली और फाइनली जो चार्ज है टोटल, वो दोनों क्या होना चाहिए तुमने कहा कि सर इनिशियल चार्ज नहीं ना Q1 Q2, मैंने कहा हाँ Q1 Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मान लो। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है कि जब हम इसको जोड़ देंगे तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल हमारा V0 और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल हमारा V0, लेकिन कैपेसिटेंस थोड़ी बदल सकता है, क्योंकि कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता भाई साहब। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस एरिया पे, ओरिएंटेशन पे, मीडियम पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता भाई साहब, वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है। तुमने कहा अच्छी बात है सर, Q1 आप लिखो ना C1 V1 प्लस C2 V2, तुमने कहा कहां से लिखा, मैंने अभी तो बताया तुझे, तो Q1 डैश, तो फिर कहोगे सर Q इक्वल टू CV, हमने कहा हाँ, सो C V तुम्हारा V0 है और C तुम्हारा C1 है। दूसरी दफा CV लिख लेते हैं, C1 C1 V0 प्लस C2 V0, दोनों में कॉमन पोटेंशियल V0 है, तो फटाफट V0 का वैल्यू निकालो, तो C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V2 C2 V2 C2 V2 करने में कितना मजा आ रहा है, C1 V1 C2 V2, इसमें V0 पोटेंशियल कॉमन हो गया, तो इधर बचेगा क्या भाई साहब, C1 प्लस C2, अरे निकाल लो भाई साहब C0, तो क्या बचेगा C1 प्लस C0, V0 निकाला हमने, C1 प्लस C2 बचा, तो इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर का डिवीजन हमने करा कि C1 प्लस C2, अब ऐसा नहीं इधर आने देना, इधर मिटा देना, ऐसा कुछ नहीं करना। एक क्या निकला तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल की कुछ और, तुमने बोला कि सर ये कॉमन पोटेंशियल निकला, तो कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला निकल गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, एक कॉमन पोटेंशियल। अब आपको निकालना है हेड लॉस, और हेड लॉस के बारे में जानते हो, हेड लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, यही होगा एनर्जी का, यही तुम्हारा क्या होगा हेड लॉस। सो फटाफट में मुझे बोर्ड के लिए जगह चाहिए, आप फटाफट कर लो, वीडियो पॉज करो, राइट डाउन। मैंने बोला अभी जस्ट हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला है, सो और हेड लॉस के बारे में बोला है कि हेड लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा एच का हम लोग यही लिखते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल, पूरे सिस्टम का तुमने कहा कि सर इनिशियली लिखो ना आप, मैंने कहा कि हाफ CV स्क्वायर, मैंने कहा हाँ यही यूज करेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, अरे दोनों का एनर्जी दोगे ना, हाँ माइनस फाइनल की बात करेंगे, सो हम लोग लिखेंगे हाफ C1 V0 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V0 स्क्वायर, दोनों में कॉमन पोटेंशियल है V0। अब क्या करोगे, V0 अब कैलकुलेशन है भाई साहब लंबा, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस V0 को कॉमन कर दो स्क्वायर, हाफ भी कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा, V0 कॉमन, तो C1 प्लस C2, अरे आया क्या, तुमने कहा हाँ सर आया, तो मैंने कहा और कॉमन निकाल, तुमने कहा कि सर निकाला हाफ, अब बोल काली क्या होगा तेरा, तुमने कहा कि C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, सर अब तो जद्दोजहद करना पड़ेगा,
वी नॉट का वैल्यू हमने लिखा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे यही लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना भाई साहब, लिख सकते हैं। इंटू C1 प्लस C2। तुमने कहा कि सर ये 2 जने हैं नीचे और 1 जने ऊपर, दोनों को आप निपटा दो ना। मैंने कहा ओ तुम तो साथी हो। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस। अब थोड़ा है करना कैलकुलेशन, ओहो जाना एलसीएम तू लेना, और क्या करना C1 इंटू C2। अरे एलसीएम लोगे तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करो माइनस C1V1 A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस सबके साथ प्लस B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 2AB तो C1V1 इंटू C2V2। अरे आया क्या? तुमने कहा हाँ सर आपके पास अब स्पेस नहीं है। मैंने कहा राइट वर्ड, तो रिमूव राइट वर्ड एंड डू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। इट इज अ कॉमन वर्क, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। और तुम्हें करना चाहिए भाई साहब, मुझसे करवा रहे हो, पंगे ले रहे हो मेरे से। तुम 1/2 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर, और हम लोग खेल खेलेंगे। C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? C1 इसको देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर होगा भाई साहब। देखो C1 अभी मल्टीप्लाई किए हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 मल्टीप्लाई करो तो तुम कहोगे सर C1 C2 C1 V1 स्क्वायर हुआ, प्लस में अभी मजे लेना है, प्लस इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो तो तुमने कहा कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब माइनस सब अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ तो देखो क्या मजा ले रहा है इक्वेशन तुमसे। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन रद्दी है ना। कट 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 दिस कट। और क्या देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस में उतना ही, माइनस में C1 V1, C2 V2 स्क्वायर उतना ही, प्लस उतना ही, माइनस। इन लोगों का खेल खत्म। हाफ हाफ हाफ। अब देख इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। C1 C2 देख तो इधर भी C1 C2 और इधर भी C1 C2, तो सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं C1 C2? हाँ तुमने कहा कि हाँ सर C1 C2 हमको कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा देखो C1 C2 इसमें भी C1 C2, तो क्या बचेगा C1 C2। और हम लोग मजे वाली बात क्या करा है हमने कि पूरे इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करते गए हैं, ऊपर का कैलकुलेशन करते गए और नीचे वाला ये C1 प्लस C2 अकेला बंदा को छोड़ दिए हैं। सो हम मिस्टेक कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला कभी नहीं आता। कोई बात नहीं, हम लोग फाइनली लिख लिए, रिजॉल्व कर लिए। सो इधर ध्यान से देखो C1 C2 इसमें भी, C1 C2 इसमें भी, C1 C2 इसमें भी, तो हाफ C1 C2 बाहर निकाला हमने अपॉन पहले से C1 प्लस C2। अरे नीचे वाला को छोड़ दे, वे नहीं छोड़ना है ना। अब तुमने कहा कि सर इधर का है, बताइए यहाँ इस वाले टर्म में क्या बचेगा? इस वाले में V1 स्क्वायर, इसमें V2 स्क्वायर, और इधर माइनस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस माइनस है। यहाँ पे C1 C2 निकल गया तो 2 क्या बचा? V1 V2। मुझे लगा कि ये किसी चीज का तो फॉर्मूला है और शायद हम लोग 7 से पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक फॉर्मूला निकला बड़ा प्यारा सा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे प्यारा सा नहीं, बहुत खतरनाक है, बदला है ना। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये क्या है? V1 माइनस V2 का स्क्वायर। और फिर से देखो तो ध्यान से, हिट लॉस का फॉर्मूला आया हाफ, इसको C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा B का स्क्वायर। पुराने वाले पैटर्न पे देखो, पुराना भी वहां भी निकालते थे ना हाफ CB स्क्वायर, तो यहाँ वहां भी आता था ना हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V0 का स्क्वायर आता था कि नहीं। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे V0 एक इनिशियली चार्ज नहीं था, दूसरा चार्ज हुआ करता था। अब इनिशियली दोनों चार्ज है तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर एक फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूला को डिराइव करते वक्त हम लोग की नानी
ऐसे ही याद करते हैं ना, सप्ताह में एक बार अपनी नानी को भी याद कर लिया करो, हार्ड क्वेश्चन करके, है ना। सो हमने थ्योरी देखा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो को हम लोग करते हैं फिनिश। और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब है, सो स्टे विद मी, फटाफट राइट डाउन करो वाले इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4, एक कैपेसिटर लिया गया है, पहले से न्यूट्रल था, एक बैटरी से जोड़ दिया गया। अब ये बैटरी से जोड़ने के कारण ये चार्ज हो जाएगा। ए, इस प्लेट को ए और इस प्लेट को हम लोग बी मान लेते हैं, है ना। और ईएमएफ ई था, पहली दफा चार्ज हुआ, अब उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब फिर से अब क्या करा जा रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जा रहा है। मींस एक की जगह बी और बी की जगह ए, और बैटरी अभी भी सेम है, बैटरी अभी भी सेम है। मतलब बैटरी का काम अभी भी चार्ज करना ही है कि कुछ और चार्ज करना है। देखो यहाँ से करंट जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और कितना आएगा, तो इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, सी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो E इंटू सी, इस पे प्लस उतना ही, इस पर माइनस E इंटू सी, है ना। लेकिन अब इस वाले कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, माइनस ई सी और यहाँ पे प्लस ई सी। क्वेश्चन दे रखा है, कंडीशन है, एक कैपेसिटर है, पहले से न्यूट्रल है, एक बैटरी लगा के उसको चार्ज कर दिया जा रहा है। देन इस कैपेसिटर को रिमूव कर और उसके टर्मिनल को रिवर्स करके फिर से कनेक्ट कर दिया जा रहा है बैटरी के थ्रू। सो क्वेश्चन ये है कि कितना हिट लॉस होगा, कितना हिट लॉस होगा एंड कितना वर्क डन करेगा। सो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन by the battery in second step and heat loss। बैटरी कितना वर्क डन किया और हीट लॉस कितना हुआ, कौन से स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, दूसरी दफा, है ना। क्वेश्चन समझा अच्छे से कि एक बार बैटरी से कनेक्ट किया गया, न्यूट्रल था, चार्ज हो गया, उसके बाद क्या किया, टर्मिनल उल्टा कर दिया गया। अब आपको बताना है कि हीट लॉस कितना होगा सेकेंड स्टेप में, और तुम्हारा यहाँ पे बैटरी सेकेंड स्टेप में बैटरी कितना काम करेगा, यही निकालना है ना। तो तुमने कहा कि सर सबसे पहले हम लोग हीट लॉस जब भी निकालते हैं हम लोग देखेंगे हीट लॉस का, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो हीट लॉस कैसे निकालते थे, वर्क डन बाय बैटरी जरूर देखेंगे सर, वर्क डन बाय बैटरी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंजर्व करेंगे, ठीक है। हम लोग जब इसको एक बार चार्ज कर देते हैं तो इनिशियल कंडीशन में उल्टा करने के जस्ट पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो, या फिर तुम ऐसे लिख लो Q स्क्वायर बाई 2C। तुमने कहा ठीक है सर यही लिखते हैं, Q स्क्वायर करोगे तो E स्क्वायर C स्क्वायर बाई 2C। तो फिर से क्या आया, हाफ CV स्क्वायर, पहले एनर्जी स्टोर है ना। इस कंडीशन में पहले से एनर्जी स्टोर है, बैटरी कर दिया। अब हमको इस कंडीशन से माने मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ना वर्क डन निकालना है बाय द बैटरी और ना ही हमको हीट लॉस निकालना है, दूसरे प्रोसेस में निकालना है। तो दूसरे स्टेप में अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेप जस्ट जोड़ने के पहले वाला कंडीशन देखो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, हाफ E स्क्वायर C। अरे पहले से चार्ज क्या है, माइनस, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, तो सबसे पहले जब अभी भी चार्ज कर रहा है, ये पहले कंडीशन में चार्ज किया था, अभी भी चार्ज कर रहा है। अब जो ये चार्ज करेगा ना, क्या करेगा, पहले इसको न्यूट्रल करेगा, नेगेटिव टू न्यूट्रल करेगा, फिर पॉजिटिव करेगा। मतलब एक बार इसको प्लस ई सी चार्ज देना पड़ेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर से एक बार ई सी चार्ज देगा तब जाके इस पे फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज कैपेसिटर को टर्मिनल उल्टा करके लगाने पर पहले क्या होगा, डिस्चार्ज और फिर से चार्ज। सो वर्क डन बाय बैटरी कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय बैटरी। सो वर्क डन बाय बैटरी क्या निकालोगे, W बाई Q इज इक्वल टू V। तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू V होता है। तो तुमने कहा कि चार्ज गिवन इंटू बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी अभी भी वही है E, ओके। चार्ज अब कितना गिवन होगा, तो EC प्लस EC 2EC, क्यों, नेगेटिव चार्ज जो पहले न्यूट्रल करेगा फिर से चार्ज करेगा, तो जितना पॉजिटिव टर्मिनल से तो पॉजिटिव डेवलप होगा।
सो EC और EC कितना EC 2EC, तो 2EC, तो कितना हो गया 2 वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन बाई बैटरी, सो Q इंटू V, सो V निकालना है पहले तो Q लिख लेंगे ना यहाँ पे, माई मिस्टेक, यहाँ पे क्या लिखना है Q कितना है EC इंटू EC, मतलब EC प्लस EC कितना 2EC, बैटरी चार्ज दिया इसको कितना 2EC, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है Q इंटू V, सो Q दे हो गया, अब V कितना है, बैटरी का वोल्टेज थोड़ी बदल रहा है, सो वर्क डन बाई बैटरी क्या निकल गया, कहां से आया Q इंटू V, अरे वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू V, Q बैटरी को थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है, कितना EC प्लस AC 2EC, और वोल्टेज तो बैटरी कम ही है, सो हमने करा कि अच्छा वर्क डन कितना करना पड़ा 2E²C, ये वर्क डन बाई बैटरी हुआ, ओके वर्क डन निकल गया पहला क्वेश्चन। एंड हीट लॉस निकालना है, जब भी हीट लॉस निकालते हो तो हीट लॉस का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला पिछले वीडियो में शायद बताया था, क्या बताया था डेल्टा एच का, कि आपको डेल्टा एच निकालने के लिए एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी या फिर आप लोग कह लो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस हीट लॉस। अच्छा, जब फाइनली इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो फाइनली इस पे पहले चार्ज न्यूट्रल होगा और फिर से जीरो होगा, जीरो होगा उसके बाद EC, मतलब फाइनली फिर से वही कंडीशन हो रहा है कि चार्ज इस पे कितना हो जाएगा प्लस EC और इस पे माइनस EC, मतलब प्लस वाला प्लेट हमारा माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लेट प्लस हो जाएगा। कैपेसिटेंस C है भाई साहब, ACB मत पढ़ लेना, है ना। चलो ठीक है, सो अभी भी इसमें पूछा जाए कि इनिशियल आपके पास एनर्जी कितना है पोटेंशियल, तो तुम कहोगे कि सर हाफ CE², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई बैटरी क्या निकाला हमने 2E²C, वर्क डन एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तुमने कहा कि सर वर्क डन एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तो क्या निकालना, फिर फाइनली फिर से वही चार्ज है ना भाई साहब, सो फिर से वही चार्ज है तो फॉर्मूला Q²/2C पोटेंशियल एनर्जी का, तो Q²/2C करोगे तो E²C²/2C, C से C कैंसिल, तो फिर से होगा हाफ E²C, तो क्या हो जाएगा हाफ C E²C या E²C कर लो या C E² कर लो, E क्या है तुम्हारा पोटेंशियल है ना, ओके प्लस डेल्टा H, क्या ये इसको ले डूबेगा, हाँ, सो डेल्टा H का वैल्यू क्या हो गया 2E²C, मतलब तुम क्या समझे, क्या बताना चाह रहा है कि डेल्टा H मतलब जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे कनेक्ट, सो बैटरी जितना काम करेगा उतना ही डेल्टा H मतलब हिट लॉस करेगा, जितना बैटरी काम करेगा उतना ही क्या करेगा हिट लॉस करेगा, क्योंकि इनिशियल कितना है भाई साहब हाफ CB², फाइनल भी एनर्जी इसमें कितना है हाफ CB², मतलब हाफ CE², दोनों का एनर्जी सेम है, सो बैटरी जो काम किया उसका किस फॉर्म में, पहले भी एनर्जी उतना ही है बाद में भी एनर्जी उतना ही है, तो बैटरी के द्वारा जो कार्य किया गया वर्क डन किया गया वो कहाँ चला जाएगा, तो हिट लॉस में। हिट लॉस कितना होगा 2E²C, देखो तो वर्क डन बाई बैटरी क्या है 2E²C, दोनों सेम है कि नहीं, बस थोड़ा सा घुमा होगा। इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा और भी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कोई आदमी है प्लेट को बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं। सो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल और सीरीज। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पूछा था, क्योंकि एक क्वेश्चन आज की वीडियो में शुरुआत में तो नहीं पूछा, पिछले वीडियो की शुरुआत में पूछा था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो की क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन खोजने के लिए जो हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और मेरे पास टाइम नहीं मिला तो क्वेश्चन नहीं ला पाया। नेक्स्ट वीडियो से एक दो वीडियो बाद से आएगा प्रॉपर एक क्वेश्चन, है ना, तो उसका आंसर बता दूं, वीडियो पॉज करके उतार लेना है। क्वेश्चन ये था कि ये सन है, इसके अराउंड अर्थ है, और अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, क्या मूव करता है मून। सो हम लोग जेन्युइन यही सोच रहे हैं, जनरली यही सोचते हैं कि अर्थ और मून के बीच लगने वाला फोर्स सन और मून के बीच लगने वाले फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अर्थ के अराउंड नाचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर हम लोग ढंग से देखें, इसको तो आपने उतार रखा होगा, मैं इसको मिटा दूं, अगर हम लोग ढंग से देखें
तो इसके पाथ को अगर ट्रेस करें, किसके पाथ को, मून के पाथ को ट्रेस करें, तब हमें नजर आएगा कि एक्चुअली मून अर्थ के अराउंड नहीं नाच रहा है, वो सन के अराउंड नाच रहा है। सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है और मून इसके अराउंड, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा नाच रहा है। अब अर्थ जहां जहां घूमेगा मून भी वैसे ही घूमेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस वाले कंडीशन में देखें अर्थ, तो अर्थ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अर्थ है आपका, तो इसके अराउंड जो मून नाच रहा है, एक्चुअली मून अगर मान लो यहाँ पर है चाहे यहाँ पे है ना, सो उसका वो भी अपने एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, उसका ऑर्बिट कुछ इस तरह से, 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 इस तरह से होता है। तो परटर्ब कर रहा है इसका ऑर्बिट। ए क्यों परटर्ब कर रहा है? सो ए परटर्ब कर रहा है, ए डेविएट हो रहा है मून और अर्थ के म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण। यहाँ पे ऐसे 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 आप ये सोचते हो कि मून और अर्थ के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण एक्चुअली क्या कर रहे हो, इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो गलत सोच रहे हो। वो इसके अराउंड मूव नहीं करता है, मून हमेशा सन के अराउंड ही मूव करता है। सन और मून के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होता है अर्थ और मून के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली मून क्या करता है, सन के अराउंड ही चक्कर लगाता है, लेकिन इसके ऑर्बिट को परटर्ब कौन करता है, डेविएट कौन करता है, तो अर्थ और मून के बीच लगने वाला फोर्स इसके डायरेक्शन को क्या कर देता है, इसके जो ऑर्बिट है, मतलब ये वाला ऑर्बिट है बाहर वाला, उसको क्या करता है, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, जिससे हमें नजर आता है कि एक्चुअली अर्थ के साथ ही है, अर्थ के साथ ही घूम रहा है। तो हमें नजर आता है कि अर्थ का अराउंड घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये फैक्ट नहीं है। एक मून किसका अराउंड घूमता है, वैसा सन का अराउंड घूमता है, और अर्थ के बीच और मून के बीच लगने वाले म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण इसका डायरेक्शन, इसका ऑर्बिट कुछ इस तरह से हो जाता है। फाइनली ये था तुम्हारा पिछले वीडियो का सॉल्यूशन, पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और वीडियो के लास्ट में मैंने इसका सॉल्यूशन दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स।